हेलो दोस्तों, तो आज हम विक्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड सीजन 2 एपिसोड 6 को देखने वाले हैं। अगर आप इस पूरी सीरीज को शुरू से समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं एक छोटा सा फ्लैशबैक और वहाँ पे हम देखते हैं अपनी इल्फीरिया और विल को, और ये लोग आपस में बात कर रहे हैं और ये लोग इसी टावर को लेके बात कर रहे हैं कि अगर ये लोग इस टावर पे चले गए तो इन्हें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, मतलब बहुत ही अलग अलग तरीके के मैजिक्स के बारे में। और वो अपने सारे ड्रीम्स के बारे में विल को बता रही थी। तभी विल बोलता है, इल्फीरिया तुम्हें पता है तुम जब भी अपने सपनों के बारे में बात करती हो तो जो तुम्हारी आंखें हैं वो बहुत ज्यादा चमकने लगती हैं, मतलब उनमें एक अजीब सी चमक दिखाई देती है मुझको। और फिर विल कहता है तुम बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट हो और मैं एक कमजोर सा हूँ, तो मेरा तुम्हारे साथ वहां तक जाना शायद नामुमकिन है। और ये बात सुनते ही जो इल्फीरिया होती है उसे काफी बुरा लगता है और वो विल के ऊपर कूदती है और बोलती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं और तुम यानी हम दोनों वहाँ पे एक साथ जाएंगे, मतलब हम दोनों एक साथ उस टावर पे जाएंगे और वहाँ पे अपनी वर्थ को प्रूव करेंगे। और वो रोने लगती है और फिर सीन वापस से प्रिजन में चेंज होता है और हम देखते हैं अपने विल को, और वो अपने बेड पे होता है और वो बोलता है कि अभी 5 साल बीत चुके हैं और शायद अब जाके मैं इल्फीरिया के उस सपने को पूरा कर पाऊंगा, मतलब फाइनली मैं इल्फीरिया के काफी क्लोज हूँ। और हमें एक काफी क्यूट सा सीन देखने को मिलता है और ये दोनों एक दूसरे के पीठ पे टेक देके बैठे हुए होते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है बाकी के स्टूडेंट्स को, मेरा मतलब है सियोन, विग्नोल को, और ये सब एक अलग तरीके के कॉस्ट्यूम को पहन रहे होते हैं। और ये जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर होता है वो इन्हें बताता है कि दरअसल ये जो कॉस्ट्यूम है ये खास कर डिजाइन करा जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि नट टावर पे जाते हैं, मतलब ग्रेजुएट होने के बाद। तो तुम 50 स्टूडेंट्स के लिए इस वाले ड्रेस को तैयार करा गया है और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब इसे पहन रहे थे। और जो अपनी कॉलेट होती है उसे कपड़ा काफी ज्यादा पसंद आता है। वो बोलती है कि सच में इसके जो फैब्रिक है वो काफी मस्त है और इसे पहनने पे तो ऐसा लग रहा है कि मैं काफी ज्यादा लाइट फील कर रही हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं अपने बाकी के बंदों को, मेरा मतलब विग्नोल, सियोन और बाकी सब यहीं पे होते हैं और वो सब भी इसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं कि हाँ तुम सही कह रही हो, मतलब कि इसके अंदर जो मूवमेंट है वो काफी ईजी है और हमें काफी आराम फील हो रहा है इसके अंदर। और ये लोग यही सारी बात कर रहे थे। तभी इधर हम देखते हैं एक साइड अपना जूलियस खड़ा होता है और वो थोड़ा सोच में डूबा हुआ होता है। तभी इसके पास अपनी कॉलेट जाती है और उससे बोलती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, मतलब तुम इतने अकेले क्यों खड़े हो। वो बोलता है तुम मुझे अकेला छोड़ दो, मतलब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और वो इतना जोर से चिल्लाता है कि जो अपनी कॉलेट होती है वो पीछे की तरफ भागती है और गलती से रखे हुए पुतले में टच हो जाती है और ये सब गिरना चालू होते हैं और एक एक करके सीधे जाके अपने जूलियस के ऊपर ही गिरते हैं, मतलब उल्टा जूलियस को दोबारा से चोट लगती है। और वो बोलता है गधी कहीं की, तुम्हारे चक्कर में मेरे को इतनी जोर से चोट लग गई है। मतलब ये बंदा भी एक तरह से नमूना ही है। जो भी हो, यहाँ पे हम देखते हैं कॉलेट को और इसकी डर से हालत खराब होती है कि मतलब मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, यानी मैंने जान के तो नहीं करा और तूने ही चिल्लाया था मेरे पर। लेकिन यहाँ पे जो कॉलेट होती है वो भागना चालू करती है और जो उसका स्टोर का मालिक होता है उससे माफी मांगती है कि देखो मुझे माफ कर देना, मैंने जान के ये सब नहीं करा है। और वो बंदा कहता है कोई बात नहीं, आप जा सकती हो। लेकिन मामला जितना दिख रहा होता है उससे ज्यादा सीरियस होता है, मतलब जो अपना जूलियस होता है वो अभी भी काफी ज्यादा सीरियस दिख रहा होता है। और कॉलेट जाती है अपनी लिहाना के पास और उससे पूछती है, लिहाना क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि जो जूलियस है वो इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है, मतलब कि वो इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है। फिर लिहाना बोलती है कॉलेट क्या तुम स्काउट हो चुकी हो टावर की तरफ से। कॉलेट बोलती है कि हाँ मुझे अर्थ फैक्शन की तरफ से एक लेटर आया था। और फिर अपनी लिहाना बोलती है कि हाँ और मुझे भी ये लेटर आया हुआ था और यहाँ तक कि विग्नोल को भी लेटर आया हुआ है लाइटनिंग फैक्शन की तरफ से और सियोन को भी। लेकिन अगर बात जूलियस की करें तो उसे कोई भी लेटर नहीं आया है, मतलब अभी तक उसे किसी ने भी स्काउट नहीं करा है। और यही बात जूलियस को अंदर ही अंदर खाई जा रही है। और इधर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं इन लोगों को एक स्पेशल तरीके का बैज दिया जाता है, मतलब इन बैज को लगा के ये लोग फाइनली जाने वाले होते हैं। तभी ये लोग बोलते हैं अच्छा वो सब छोड़ो लेकिन अपना विल कहाँ है। और तभी कॉलेट बोलते हैं शायद मुझे पता है कि विल कहाँ होगा। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं अपने विल को और ये अपने डोनान के पास होता है, मतलब वही अपने ड्वार्फ के पास, और ये अपने स्वॉर्ड को तैयार करवा रहा होता है, यानी इसकी स्वॉर्ड पिछले फाइट में टूट चुकी होती है। और जो अपना ड्वार्फ होता है वो इसकी तलवार को बना के तैयार करता है और इसे उस तलवार को देता है और बोलता है विल ये लो तुम्हारी तलवार, और ये किसी भी मैजिक को काट सकती है, मतलब काफी आसानी से। और ये तुम्हारे पिछले वाले तलवार से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब मैंने इसे एम्पलीफाई कर दिया है, इसमें बहुत सारी चीजें नई रख दी है और तुम इसका नाम विस्टस सिल्वर रख सकते हो। और ये बात सुनते ही जो अपना विल होता है वो काफी खुश होता है और वो तलवार को काफी प्यार से देखता है। और फिर अपना जो ड्वार्फ होता है वो बोलता है तो विल मुझे पता है कि तुमने लास्ट फाइट के अंदर अपनी तलवार तोड़ दी थी, जबकि वो भी काफी स्ट्रॉन्ग थी, तो अगर तुम इस तलवार को भी तोड़ देते हो तो मेरे लिए हैरानी की बात नहीं होगी क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ ही बहुत ज्यादा है। और वो विल की पीठ थरथपाने लगता है। और हम आगे देखते हैं विल को और वो बोलता है तो मुझे आपको इसके लिए कितना पे करना होगा। और अपना ड्वार्फ बोलता है अरे तू पागल है क्या, मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, यानी तुमने हमारी जान बचाई है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं विल को और वो फाइनली अपने बाकी के दोस्तों से मिलता है, मतलब सियोन, विग्नोल से। और अगले ही सीन में हम देखते हैं यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब 50 के 50 वो सभी टावर के सामने खड़े होते हैं और इनके सामने खड़ी होती है अपनी सेरा और वो बोलती है ओ तो फाइनली तुम लोग आ चुके हो, तो मुझे पता है कि तुम लोग कैसे स्काउट होके आए हो यहाँ। और वो एक छोटा सा भाषण देती है इनको, मतलब यहाँ पे तुम लोग क्यों आए हो, कैसे आए हो, ये सब चीजें बता रही थी। और हम देखते हैं ये लोग फाइनली टावर के अंदर एंटर करते हैं और ये लोग जैसे इसके अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ का जो सीन होता है वो काफी ज्यादा अलग होता है, मतलब इन लोगों की एक्सपेक्टेशन से ये जगह
काफी अलग होती है, पूरा का पूरा ब्लैक होता है। और जो अपनी सेरा होती है वो मैजिक का यूज करती है और गेट को अनलॉक करती है और तभी यहाँ सभी चीजें हिलना चालू हो जाता है और ये लोग बोलते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। ऊपर का जो गेट है वो खुल रहा है। तभी सियोन बोलता है तुम नीचे भी देखो, जो फ्लोर है वो भी हिल रहा है। और हम देखते हैं जो फ्लोर होता है वो हिलते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था। और फाइनली ये लोग फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच चुके होते हैं, मतलब टावर के फर्स्ट फ्लोर पे, जिसको कलरलेस गार्डन के नाम से जाना जाता है। और ये सब लोग बोलते हैं कि ओ देखो तो सही, ये कितना मजेदार है, मतलब ये कलरलेस सिटी की तरह है। और यहाँ पे देखो तो हवा भी है, बादल भी है, यानी सब कुछ है। मतलब मैजिक कितनी ज्यादा अच्छी हो सकती है। और यहाँ पे कैसल भी होता है जो कि पूरे तरीके से हवा में लटका हुआ है। और ये सब चीजें इन लोगों को काफी अलग लगती है क्योंकि इन्होंने अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं होता है। तभी अपनी सेरा बताती है कि दरअसल तुम लोग थोड़ा शांत हो जाओ, ये टावर का पहला फ्लोर है जिसे कि कलरलेस गार्डन बोला जाता है और तुम इसे टावर के फाउंडेशन के तौर पे भी देख सकते हो। मतलब अगर ये नहीं होता तो तुम्हारा जो टावर है उसका फाउंडेशन कभी बन ही नहीं पाता। और फिर ये बोलती है तो चलो अब हम चलते हैं सीधे हॉल ऑफ सेरेमनी के अंदर, जहाँ सभी लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और वो इन सभी को लेके हॉल के अंदर जाती है और हम देखते हैं कि सभी के सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वहाँ पे काफी सारे लड़के होते हैं और उन सभी ने बिल्कुल इन्हीं की तरह ड्रेस पहन रखा है। और जो अपनी कॉलेट होती है वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड नजर आती है। और तभी हम देखते हैं लिहाना को और उसे आइसक्रीम की शॉप दिखाती है और वो सच में 140 की स्पीड से वहाँ पे जाती है और बहुत सारे आइसक्रीम्स को उठा लेती है। कॉलेट उसके पीछे जाती है और बोलती है अरे यार तू एक नंबर की बुद्धू है क्या, मतलब अभी हमारी सेरेमनी होने वाली है और तू ये सब कर रही है। जो अपनी कॉलेट होती है वो लियान को टांग के लेके जाती है। और इधर आगे हम देखते हैं फाइनली ये लोग पहुंच चुके होते हैं हॉल के अंदर और यहाँ पे जितने भी वेंडर्स होते हैं, मतलब टॉप 5 अपने वेंडर्स होते हैं, वो सब के सब यहाँ पे आ चुके होते हैं। मतलब इन्हें यहाँ स्काउट करना होता है अपने बच्चों का। और फाइनली हमें दिखाई जाती है अपनी एल्फेरिया। और जो अपनी एल्फेरिया होती है वो अपने विल को देख के बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और विल को भी काफी अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत टाइम के बाद एल्फेरिया को देख रहा है। और इधर हम देखते हैं जो अपनी सैरा है वो सीधे जाती है कैरियट के पास और उससे परमिशन मांगती है। कैरियट बोलता है कि देखो तुम्हें जो करना है थोड़ा जल्दी करो, मतलब तुम्हें टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, तो बस जो भी फॉर्मेलिटीज है उसको साइड करो और सीधा जॉब के ऊपर आओ। और इस बात से अपने बंदी को काफी गुस्सा आता है और वो बोलती है तू मेरा जूनियर है लेकिन तेरे पास तमीज नाम की कोई चीज नहीं है, थोड़ा प्यार से ही बोलती है। लेकिन आगे हम देखते हैं जो अपनी सैरा होती है वो बोलती है ठीक है, अब जैसा कि हमारे हाइनेस ने कहा है मुझे थोड़ा जल्दी करना होगा। और फिर जो अपनी सैरा होती है वो आगे आती है और बोलती है तो ठीक है, फिर हम चलते हैं फर्स्ट ब्लूम के अंदर। और ये बात सुन के सब लोग थोड़ा शॉक्ड होते हैं कि आखिर ये फर्स्ट ब्लूम क्या है। जिसके बाद अपनी सैरा होती है वो बोलती है तो ठीक है, इसमें सबसे पहले होगा अपना ग्रैंड फेस्टिवल और हम इसे चालू करते हैं। और यहाँ पे उस बच्चे को चुना जाएगा जिसको स्काउट कर लिया गया है। मतलब पिछले 6 सालों में तुमने जो भी कुछ करा है हमारी नजर तुम पे थी और जिस ग्रुप के अभी मैजिया लीडर्स हैं वो तुम्हें चूज करेंगे। और हम देखते हैं कि जितने भी मैजिया वेंडर्स होते हैं वो लगभग सभी बच्चों को चुन लेते हैं, मतलब जूलियस, विल और 1-2 बच्चों को छोड़ के। यानी इन लोगों को काफी अलग सा लगता है कि हमें किसी ने स्काउट क्यों नहीं करा, अब हमारा सारा खेल खत्म है। और यहाँ तक कि जो अपनी एल्फेरिया होती है उसने भी विल को स्काउट नहीं करा होता है। लेकिन दोस्तों असली झटका तो अब लगने वाला था। जिस जूलियस को अपनी ताकत पे इतना घमंड था, जब उसे पता चलता है कि उसे किसी ने स्काउट ही नहीं किया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हमें पता चलता है कि सिर्फ जूलियस ही नहीं बल्कि हमारा मेन हीरो यानी विल भी अभी तक सेलेक्ट नहीं हुआ है। आखिर क्यों टॉप मैजिया वेंडर्स ने विल को रिजेक्ट किया? क्या विल टावर में एंटर ही नहीं कर पाएगा? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि अगला सीन पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और इधर देखते हैं एल्फेरिया को और इसे कहीं ना कहीं गुस्सा तो आ रहा होता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक छोटा सा फ्लैशबैक और हम देखते हैं एल्फेरिया को और वो सच में बच्चों के जैसा जिद कर रही होती है अपने बेड पे बैठ के कि मतलब ये काफी गलत है, आखिर मैं क्यों विल को स्काउट नहीं कर सकती हूँ। तो इसके साथ जो लड़की होती है वो समझाती है कि देखो अगर तुम विल को स्काउट कर लोगी तो विल अपनी वर्थ को प्रूव नहीं कर पाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, वो मैजिक को यूज नहीं कर सकता है और अगर तुमने उसे स्काउट कर लिया तो सबको ऐसा लगेगा कि तुमने उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ही रहम दिखाया है। और ये बात इसको समझ आती है कि हाँ मैं समझ रही हूँ कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, लेकिन एक बात बताओ आखिर ये मना किसने करा है? मतलब आखिर किसकी इतनी हिम्मत होगी कि जो ये सब नियम लगा रहा है? फिर ये बोलती है दरअसल ये अपर इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑर्डर पास किया गया है। और एल्फेरिया बोलती है ओह तो मुझे लगता है कि मुझे उनके पास जाना चाहिए। फिर ये बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाली हो और हाँ जो मैंने कह दिया वो कह दिया। तुम्हें क्या लगता है क्या विल अपने टेस्ट को पास नहीं कर पाएगा? क्या वो अपनी वर्थ को प्रूव नहीं कर पाएगा? एल्फेरिया बोलती है मैंने ऐसा कब कहा कि विल ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा? विल जरूर करेगा और तुम सब देखना। और आगे हम देखते हैं फिर से जो सीन होता है प्रेजेंट में चेंज होता है। विल और जो जूलियस होते हैं वो पूरी तरीके से शॉक्ड होते हैं कि आखिर हमें क्यों सिलेक्ट नहीं करा गया, क्या हम इतने कमजोर हैं? और तभी जो सेरा होती है वो ऊपर जाती है और बोलती देखो जितने भी बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं वो यहीं पे अब रहने वाले हैं और जो नहीं सिलेक्ट हुए हैं वो वर्थलेस हैं, उनका कोई काम नहीं है। और ये बात सुन के जूलियस को काफी बुरा लगता है और हम देखते हैं जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने अपने आप टीम के अंदर चले गए होते हैं, लेकिन जूलियस अलग खड़ा होता है और वो बोलता है अब मैं समझा आखिर इस फ्लोर को कलरलेस क्यों बोलते हैं। ये एक तरीके से जितनी भी इमेज है उनका ग्रेवयार्ड है, मतलब उनके लिए ग्रेवयार्ड से कम नहीं है। और इधर हम देखते हैं सियोन को और वो भी बोल रहा होता है कि आखिर जूलियस को क्यों नहीं लिया गया। लेकिन जब इन लोगों को लगता है कि अब इनका खेल खत्म है, मतलब इन्हें अब कोई स्काउट नहीं करने वाला है, तभी जो अपनी सेरा होती है वो बोलती है नहीं तुम लोगों को एक चांस और दिया जाएगा, मतलब अपने वर्थ को प्रूफ करने के लिए। और ये इतना जैसे ही बोलती है वहां बहुत सारे अजीब से सोल्जर्स निकलना चालू होते हैं और इन
इन सब पे अटैक करने लगते हैं और सारा बोलती है तो तुम्हें इन सबको डिफीट करना होगा बहुत ही जल्दी। और हम इन 2 स्टूडेंट्स को देखते हैं जिन्हें की सिलेक्ट नहीं किया गया है और अपने मैजिक का यूज करते हैं, लेकिन इन पे मैजिक का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और इधर हम देखते हैं अपने जूलियस को और वो अपने मैजिक से सच में इनको फाड़े जा रहा होता है। और जितने भी वंडरर्स होते हैं वो बोलते हैं आखिर इस बच्चे को किसी ने स्काउट क्यों नहीं करा, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट आखिर किसी की नजर में कैसे नहीं आया। और यहाँ पे सब अपने बंदे को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं, मतलब जूलियस को देखे। और जूलियस बोलता है अल्फीरिया सामा, आप मेरी पावर्स को देख रहे हो ना, अब जल्दी करो मुझे अपनी टीम में ले लो। तभी अपनी अल्फीरिया मुंह बना लेती है और ये बोलता है अरे नहीं तुम ऐसे मत करो मेरे साथ, मतलब तुम तो समझो मुझे, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। और जो अल्फीरिया के सर्वेंट होती है वो बोलती नहीं एक और बंदा है जिसपे सबकी नजर होगी। और हम देखते हैं अपने विल को और ये बंदा जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उनसे बच रहा होता है। और ये बोलते हैं आखिर ये कर क्या रहा है, ये मारने की जगह बच क्यों रहा है। तभी हम देखते हैं अपनी कॉलेट को और वो बोलती है दरअसल विल बच नहीं रहा है, वो बस अभी मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहा है। और ऐसा ही होता है, विल थोड़ी देर बाद अटैक करना चालू करता है और जस्ट थोड़ी देर के अंदर लगभग 2-3 बंदों को निपटा चुका होता है। और ये चीज देख के सब शॉक्ड होते हैं कि ये बंदा कितनी फास्ट तलवार को चला रहा है और इतनी स्पीड में भी उन सभी के मूवमेंट को डॉच कर रहा है। और तभी बीच में जो जूलियस होता है वो उस पे अटैक करता है, लेकिन इसका एक अटैक गलती से अपनी अल्फीरिया की तरफ जाता है और विल के सामने अल्फीरिया को चोट लग जाए। ऐसा हो सकता है क्या? विल बीच में एंट्री लेता है और उस अटैक को डॉच करता है, मतलब अल्फीरिया तक पहुंचने नहीं देता है और फिर से ये अपनी मारकाट चालू करता है। और इधर हम देखते हैं ऐसे करके बहुत सारे सोल्जर्स यहाँ पे आना चालू होते हैं और जो विल होता है वो भी सच में अपने पूरे फॉर्म में आ चुका होता है और वो सभी को निपटाते जा रहा होता है। और वो बोलता है कि आज मैं इनको अपनी वर्थ को प्रूव करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे जितने भी वेंडर्स होते हैं वो बोलते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है, ये बंदा बहुत स्ट्रांग है, मतलब ये इन सोल्जर्स को बीच से काट दे रहा है। तो अब हमें लगता है कि इसकी स्ट्रेंथ पे अब शक करने का कोई फायदा नहीं है। और इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। तो दोस्तों विल ने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि भले ही उसके पास मैजिक नहीं है पर उसकी स्वॉर्ड प्ले का पूरे टावर में कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन असली सवाल तो अब खड़ा होता है, क्या इस खतरनाक परफॉर्मेंस के बाद मैजिया वेंडर्स विल को एक्सेप्ट करेंगे और अपर इंस्टीट्यूट की वो कौन सी सच्चाई है जो अल्फीरिया से छुपाई जा रही है। अगला एपिसोड इससे भी ज्यादा धांसू होने वाला है, तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। कमेंट में बताओ कि आपको विल की नई तलवार कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।